Hello, I'm Abhishek and I'm here to teach you physical geography as a part of the crash course जो Analytics IAS run कर रही है. I have a decent teaching experience of 7 to 8 years in the field of civil services, and I've taught many good students, I've taught in many good institutions. ये तो सिर्फ कोरोना की मेहरबानी है that for the first time in my academic career I have been into this online mode, and I'm actually enjoying this process. I mean, it's quite creative, and anything creative that you add in your life is definitely enjoyable, right? So I shall definitely continue this mode, right? In the manner it could be possible for me, right? So that's why that's because of this I have started a YouTube channel also. This is Truly GS, जो बेसिकली एनालिटिक्स IAS के साथ कोलैबोरेशन में ये क्रैश कोर्स प्रेजेंट कर रहा है बिफोर यू, जहाँ पे मुझे फिजिकल ज्योग्राफी टीच करने की अपॉर्चुनिटी दी गई है, एंड डेफिनेटली आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू प्रेजेंट बिफोर यू द फाइनेस्ट कंटेंट पॉसिबल, राइट? सो चलिए फिजिकल ज्योग्राफी को शुरू करते हैं. फिजिकल ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके बिना आप ज्योग्राफी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, एंड देयर कैन बी वेरी ट्रिकी एंड लॉजिकल क्वेश्चंस इन दिस सेगमेंट, राइट, इन एनी एग्जामिनेशन ऑफ योर कंट्री, राइट? सो इस पर एक प्रॉपर क्लैरिटी से प्रीलिम्स लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंड करने की ज़रूरत नहीं है ज्योग्राफी को. हाँ, लेकिन जो इसके ट्रिक्स हैं, जो ट्रैप्स हैं, वो ज़रूर क्लियर होने चाहिए, बिकॉज एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन ऑप्शंस हैं और डेफिनेटली उन सब पर आपको इन्वेस्टिगेट किया जाता है. तो क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन ज़रूर होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ ट्रिक्स एंड ट्रैप्स ज़रूर होना चाहिए. वही करने की हम कोशिश भी करेंगे. सो फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे हम कुछ बेसिक बातों से, जैसे वी शैल स्टार्ट विद द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ऑल दिस बेसिक थिंग्स, जिसके आधार पर हमारी आगे की कहानी बढ़ेगी. सो अगर शेप ऑफ अर्थ से हम अपनी चीज़ों को बढ़ाएं, शेप ऑफ द अर्थ, राइट, तो ये तो आपने बचपन से देखा है और सुना भी है दैट अर्थ का जो पृथ्वी का आकार है वो अंडाकार है, इज ओवल, जिसे इलिप्टिकल भी कहते हैं. तो हाउ डज इट एक्चुअली अपीयर? सी, अगर कोई गोलाकार वस्तु होगी तो ऐसी होगी, बट अगर वो ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट हो जाए और नीचे से भी थोड़ा सा फ्लैट हो जाए तो इस अप्रॉक्सीमेटली बिकम्स एन ओवल शेप और इलिप्टिकल शेप, जिसे आप अंडाकार कहते हैं. Slightly flat from the bottom and slightly flat from the top. So this is what the shape of the earth is actually alike. So जिसे आप oval कहते हैं या फिर elliptical कहते हैं, हिंदी में इन दोनों को अंडाकार कहते हैं, या ज्योग्राफी में एक appropriate, एक exact word होता है जो इस configuration को define करता है, that is geoidal. इसे आप याद रखिएगा, इसे हिंदी में भी geoidal कहते हैं. Geo is basically a Greek nomenclature, इसका मतलब ही अर्थ होता है. तो जियोइडल शब्द का मतलब ही होता है लाइक अर्थ, और वो अर्थ का कन्फिग्रेशन बेसिकली हमने कैसे, ज्योमेट्री कैसे डिफाइन की है, an almost spherical object which is slightly flat from the top and slightly flat from the bottom. चिपटा थोड़ा सा ऊपर से भी और चिपटा थोड़ा नीचे से भी, राइट? अब अगर ऐसी बात है जो कि है, तो इसका मतलब ये है कि अर्थ का रेडियस हर जगह सेम नहीं हो सकता है. रेडियस तो सेम तब होता है ना जब अर्थ का शेप बिल्कुल गोलाकार होता, और अगर रेडियस सेम नहीं होगा तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स हम इसके आधार पर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? सो आई शैल टेक फ्यू मिनट्स इन ऑर्डर टू शो यू दोज थिंग्स, राइट? अगर हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करते हैं, तो आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज़ दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और यूपीएससी की लीग में अगर आप हैं, खास करके उन एस्पिरेंट्स की लीग में जिनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जाता है, तो ऐसी बेसिक बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए. दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज कि हाँ भाई, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनमें मास एक का m1 है, दूसरे का m2, और उनके बीच की दूरी अगर r है, तो न्यूटन ने ये कहा था दैट देयर हैज़ टू बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द मास, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज F, which is actually equal to g m1 m2 upon r square. This is r, right? And g is a constant. This is universal gravitational constant, जिसकी वैल्यू होती है this force. So that was basically the Newton's law of gravitation, जो basically ये कहने की कोशिश कर रहा है कि we all are actually attracting each other.
because we possess mass. So this force of gravitation is actually because of the mass of the object, right? And there has to be a direct relation. There is a direct relation between the force and the mass, right? So higher will be the mass of the object, higher will be the force of the gravity. So just because we have like a comparatively very small mass as compared to the earth, so our force of gravity, right, is not so effective in nature. But when it is earth, जिसका मास बहुत अधिक है, तो अर्थ की ग्रेविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मतलब जिसके बिना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बिना हम लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं. दिस इज द फैक्ट. आई मीन व्हाई दिस पेन इज फॉलिंग लाइक दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. सो और वो ग्रेविटी किस वजह से है? वो ग्रेविटी इज बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, राइट. सो दिस इज बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब इसी के आधार पर, राइट, एक कंक्लूजन आगे ये भी निकाला जाता है, निकाल सकते हैं हम, ऐसे कंक्लूड भी, एक डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट नीडेड. दैट वो जो ग्रेविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट कैन बी रिटेन एज जी एम, दैट इज जी एम, वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर से सेपरेशन इज बेसिकली द आर. G is the constant and M is the mass of the object. So basically पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी का रेडियस हर जगह वैरी कर रहा है, that means what? पृथ्वी पर ग्रेविटी भी हर जगह वैरी करेगी. यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. You can see this thing from here. That if this is Earth, यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक अगर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, तो इन सब पर लगने वाली जो पृथ्वी की ग्रेविटी है वो अलग अलग होगी, क्योंकि इन सारों जगहों पे जो रेडियस होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा. ना पृथ्वी के शेप को आप याद कीजिए, यहाँ से हल्का सा फ्लैट, यहाँ से हल्का सा फ्लैट और यहाँ से डेफिनेटली थोड़ा इलोंगेटेड. सो अगर पृथ्वी के रेडियस की अगर हम बात करें तो वो रेडियस लॉन्गेस्ट कहाँ पे होगा? बिल्कुल बीच में, मतलब इक्वेटर वाली पोजीशन पे. इक्वेटर भूमध्य रेखा जो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच जाती है और पृथ्वी को दो हाफ में डिवाइड करती है. वी शैल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स व्हेन वी शैल कंटिन्यू विद लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, राइट. सो इक्वेटर पर पृथ्वी का रेडियस मैक्सिमम होगा. और जो पोल्स, अगर ये पोल है पृथ्वी के टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कम से कम आपको ध्यान में होगा, बाकी टेक्निकली तो मैं बताऊंगा ही आपको. सो ये नॉर्थ पोल है. सो यहाँ पे आकार चिपटा है. चिपटा है मतलब यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. पोल्स पर रेडियस शॉर्टेस्ट होता है पृथ्वी का, और इक्वेटर पे पृथ्वी का रेडियस, दैट इज त्रिज्या, सबसे लंबी होती है. नाउ सी, अब पृथ्वी इक्वेटर पर अगर हम भूमध्य रेखा पर ग्रेविटी की बात करें, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये रेडियस जो इक्वेटर पे है ये सबसे लंबा है डेफिनेटली. मतलब ये मान क्या होगा? सबसे कम. और ये मान जी, अगर इक्वेटर पे गुरुत्वाकर्षण सबसे कम है तो इक्वेटर पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट भी, जिसे हम बेसिकली एम जी लिखते हैं, वो क्या, जी सबसे कम है, तो ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या हो जाएगा? लीस्ट. यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि पृथ्वी पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास सबसे कम कहाँ होता है? इक्वेटर पे. ना इसी चीज़ को पोल पे लेके आइए. पोल पे लेके आते हैं तो पोल पर रेडियस क्या, मतलब वही इक्वेशन है, जी इज इक्वल टू नथिंग बट जी एम अपॉन आर स्क्वायर. आर यहाँ पे सबसे छोटा, मतलब जी यहाँ पे मैक्सिमम, इसलिए वेट यहाँ पे मैक्सिमम. सो दैट व्हाट आई वांटेड टू शो यू. अगर इसी बात को ऐसे कहा जाए क्वेश्चन में कि इफ़ यू आर मूविंग, if you are traveling from India towards St. Petersburg or towards say Russia, right, so you will experience a loss in weight, gain in weight, no effect, no impact, something like that. So definitely India से Russia move करने में you are moving towards North Pole या you are moving towards Pole, आप ध्रुव की तरफ जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आप भारत में 70 किलो के हैं तो रशिया में जाके 150 किलो के हो जाएंगे. 70.5 किलो, समथिंग लाइक दैट, या उससे भी कम का डिफरेंस होता है. सो पोल्स पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम, इक्वेटर पे वेट, देखिए मास तो कांस्टेंट रहता है, माइंड इट, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, राइट. सो पोल्स पर वेट मैक्सिमम किसी भी ऑब्जेक्ट का. सो धरती पर अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं किसी भी हेमिस्फीयर में, राइट, तो डेफिनेटली यू विल एक्सपीरियंस अ गेन इन वेट. सो वही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द रेडियस ऑफ द अर्थ. इसका कारण पृथ्वी की त्रिज्या में वो परिवर्तन है, और इस परिवर्तन का कारण पृथ्वी का आकार है. अगर पृथ्वी एग्जैक्टली गोलाकार होता तो ये वेरिएशंस
नहीं होती। अच्छा, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास सेंटर पे पूछ दिया जाए, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है, अभी तो हम सरफेस की बातें देख रहे थे, तो वहाँ पे आपने वेरिएशन देखा कि भाई पोल्स पे जो है वो वेट बेसिकली मैक्सिमम हो जाता है और इक्वेटर पे मिनिमम हो जाता है, अर्थात अगर इक्वेटर से पोलवर्ड मूवमेंट होती है तो वेट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है। बट अगर हम अर्थ के अंदर अब जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख के मैं उसका अगर आपसे वेट पूछता हूँ तो थोड़ा सा आपको डिफरेंटली यहाँ पे इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। सी बेसिक कंसेप्ट जो वेट का है वो तो रिलेटेड ग्रेविटी से है, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं दैट वेट इज अ फोर्स एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू mg, वेयर m इज द मास एंड g इज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। सो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे लोकेटेड है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, राइट, तो बेसिकली जो ग्रेविटी होता है, राइट, दैट इज बिकॉज ऑफ द मास। ये तो मैंने बताया आपको दैट ग्रेविटी इज बिकॉज ऑफ द मास। सो अगर आप अर्थ के सरफेस से टुवर्ड सेंटर आने लगते हैं, आप इसे बहुत प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, राइट। अगर आप अर्थ के सरफेस से टुवर्ड सेंटर आने लगते हैं, जैसे यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, फाइनली आप सेंटर पे आ जाते हैं, तो जैसे जितना टुवर्ड सेंटर आते हैं, राइट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैं आप, तो बेसिकली अब जो अर्थ का मास आपको ग्रेविटी दे रहा है वो बेसिकली इतना ही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, यहाँ से कम। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो अब इफेक्टिवली जो अर्थ की पेरीफेरी है वो क्या हो गई, ये हो गई। मतलब अब ये वाला मास अर्थ का जो है इसको ग्रेविटी देगा तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप सेंटर पे हैं तो अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आप जो अर्थ का वो मास जो बेसिकली आपको ग्रेविटी दे रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, आप पर जो एक्टिंग ग्रेविटी है वो बेसिकली ज़ीरो हो जाएगी, और एक्टिंग ग्रेविटी ज़ीरो होने का मतलब क्या है, दैट वेट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से टुवर्ड्स द सेंटर आते हैं, कंटिन्यूसली जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो घटता जाता है। दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ the weight of the object will be reduced to zero. So इसे थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल करना है। So basically अर्थ के सरफेस पर या टुवर्ड्स द सेंटर ये जो वेट का फ्लक्चुएशन है उस पर जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको दिया है उसे एज ए कंसेप्ट अपने अंदर इंकलकेट कीजिएगा, इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इस पर काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, सो इसे ध्यान में रखिएगा, रटने वाली कोई बात नहीं है, आप इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा। इट कैन प्रोड्यूस सम वेरी स्मार्ट क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं when we move ahead we shall start to one very basic and fundamental concept, इसके बिना ज्योग्राफी इनकम्प्लीट है, मतलब ज्योग्राफी में आगे बढ़ने की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड इज अक्षांश and longitude is देशांतर। सी, पृथ्वी पर आप कहाँ हैं ये आप आज की तारीख में कैसे बताते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं। आप किसी अपार्टमेंट के बगल में हो सकते हैं, आप किसी चौक से आगे हो सकते हैं, आप किसी मोहल्ले में हो सकते हैं, एंड यू हैव मेनी रेफरेंस पॉइंट्स जिसके रिस्पेक्ट में आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, अपनी पोजीशन को। नाउ सपोज कि पृथ्वी पर आप यहाँ पे खड़े हैं और कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के अलावा कुछ नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, आप धरती पर अकेले हैं। दूसरे प्लैनेट से फ़ोन आता है, राइट, या मे बी दूसरे पृथ्वी के कोने से कोई दूसरा आदमी आपको फ़ोन करता है, राइट, और कहता है कि भाई बताओ मुझे तुम कहाँ हो। आप ऐसी पोजीशन में बता पाएंगे क्या? यू हैव नो रेफरेंस पॉइंट। सो दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि पृथ्वी पर किसी भी पॉइंट को पृथ्वी के रिस्पेक्ट में उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। सो दिस इज डन यूजिंग टू इमेजिनरी लाइंस, दो काल्पनिक रेखाओं के आधार पर इसे किया जाता है, और वो दो काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर कहलाती हैं। तो चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। अगर आप अभी कोई मैप, कोई नक्शा, कोई ग्लोब इमेजिन करें, राइट, आई शैल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास से वो मेरे सामने हो और रहेगा। सो आपने देखा होगा कि किसी भी मैप पर दो प्रकार की रेखाओं को आप देखेंगे, या इवन ग्लोब पर भी वो दिखती हैं। एक ऐसे वर्टिकल होती हैं और दूसरी हॉरिजॉन्टल होती हैं, समथिंग लाइक दैट।
तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें लैटिट्यूड, जो क्षैतिज रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है, जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड या देशांतर कहा जाता है, राइट। सो एक एक करके उन्हें देखते हैं हम, ठीक है। इसे ग्लोब पे भी आप देखेंगे ऐसे ऐसे वो दिखती हैं वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल वाली ऐसे सर्कल के रूप में दिखती हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली जो सर्कल के रूप में दिख रही है दैट इज बेसिकली लैटिट्यूड, और जो ऊपर से नीचे एक पोल से दूसरे पोल तक वर्टिकली दिख रही है दैट इज लॉन्गिट्यूड। तो चलिए इसे एक एक करके देखते हैं, राइट। वी शैल स्टार्ट विद द लैटिट्यूड, राइट। लैटिट्यूड इज अक्षांश, हिंदी में इसे अक्षांश कहते हैं या इसे आप पैरेलल भी कहते हैं, बट मैं अभी बता देता हूँ पैरेलल में और लैटिट्यूड में एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, एक डिफरेंस है जो डिफरेंस मैं डेफिनेटली आपके सामने लाऊंगा एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट। बट वैसे अगर आप डे टू डे कम्युनिकेशन में लैटिट्यूड्स को पैरेलल भी कहते हैं तो गलत नहीं होता है, बट यस वो कंप्लीटली सिनोनिमस नहीं है, ठीक है। नाउ सी बताऊंगा मैं आपको। सो जैसे अर्थ को देखें हम, तो अर्थ पे अच्छा ये इमेजिनरी लाइन है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, ठीक है। सो ऐसी रेखाएं जो होती हैं इमेजिनरी लाइंस, अब क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है तो मैं इसमें एक फेस दिखाऊंगा अर्थ का। अगर इसी चीज़ को आप 3 डायमेंशनल में दिखाएं तो ये कंप्लीट सर्कल के रूप में दिखती हैं। ध्यान रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड या अक्षांश, सर्कल के रूप में दिखती हैं। ये 2 डायमेंशनल फिगर, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, राइट। सो ग्लोब को देखिए ना, आप एग्जैक्टली वही से देख लेंगे। ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दीज आर लैटिट्यूड्स, क्या है, दे आर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, राइट। और कंप्लीट सर्कल है, हर अक्षांश एक पूर्ण वृत्त, इस कंप्लीट सर्कल इज लाइक दिस, ठीक है। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में ये भी आ सकता है क्वेश्चन के रूप में, दैट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स अबाउट द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, समथिंग लाइक दिस कैन बी अ question in UPSC, right? They have the habit of asking this type of questions, that for one idea they are going to propose 4 alternatives and they are going to ask you कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। सो कुछ महत्व अक्षांशों के बारे में वो 2-3 बातें जो मैंने बताई ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, उनका महत्व क्या है वो बात की बात है, बट पहले उनका नाम जरा हम देखते हैं। जैसे अगर ये पृथ्वी है तो वो अक्षांश जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच जाता है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, एक ऊपर वाला हिस्सा जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और एक नीचे वाला हिस्सा जिसे सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये बेसिकली 0 डिग्री पर लिखा जाता है, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है। इसे आप कहते हैं इक्वेटर, यही है इक्वेटर, या हिंदी में आप कहते हैं इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ऊपर अगर आप आ जाएं तो 23.5 डिग्रीज और नीचे भी 23.5 डिग्रीज। अब ये दोनों सेम लाइन है लेकिन गोलार्ध हेमिस्फीयर अलग है, तो इसे नॉर्थ लिखेंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को साउथ। ये आपका हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज हिंदी में कर्क रेखा, और ये हो जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर रेखा। इससे ऊपर अगर आप बढ़ें 66.5 डिग्रीज नॉर्थ और नीचे भी आए 66.5 डिग्रीज साउथ, तो अगर आपको याद हो तो भाई नॉर्थ पोल के आसपास आर्कटिक ओशन है और साउथ पोल के आसपास यू हैव अंटार्कटिक ओशन, तो उसी के आधार पर इसका नाम भी लिखा जाता है। दिस इज आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, और दिस इज एंटार्कटिक सर्कल, दिस इज एंटार्कटिक वृत्त। आप लैटिट्यूड्स के बारे में सर्कल भी वृत्त होते ही हैं तो आप लिख सकते हैं वो। और जो ऊपर का एक्सट्रीम पॉइंट है ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे का एक्सट्रीम पॉइंट है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो इनका अक्षांश ये मान अगर आपसे पूछा जाए तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। 0, 23.5, 66, तो 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज योर 90 डिग्री साउथ। मतलब नॉर्थ पोल का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 90 डिग्री साउथ। सो दीज आर सम बेसिक लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। महत्व इनका क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले उनका नाम और उनकी पोजीशन आप देखिए। यहाँ से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सामने आती है कि भाई लैटिट्यूड्स को डिग्री में क्यों लिखा जा रहा है। डिग्री में तो आज तक हम एंगल को मापते आए हैं, राइट।
सो यही वो बेसिक बात है जिसके आधार पे मैं वो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस आपको बताऊंगा कि लैटिट्यूड और पैरेलल में क्या अंतर है। डे टू डे लाइफ में तो वो सेम चीज़ें हैं। सो सी, एंगल में इन लाइंस को लिखने का मतलब है डिग्री में इन लाइंस को लिखने का मतलब है कि ये डेफिनेटली किसी एंगल को मेजर करती हैं या इनका संबंध किसी एंगल से है, राइट। सो ज़रा वो देखने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन सा एंगल है। जैसे इमेजिन कीजिए अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट P। नाउ दिस इज योर सेंटर ऑफ अर्थ, ये पृथ्वी का केंद्र है। और पृथ्वी के केंद्र से उस गिवन पॉइंट को हम ऐड करते हैं और पृथ्वी के केंद्र से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल को इमेजिन करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को इमेजिन करते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन जो इक्वेटर से गुजर रहा है, तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन और इस लाइन के बीच में एंगल बना, ठीक है, एक एंगल बनता है, सपोज इसे हम कहते हैं थीटा। नाउ ये जो पॉइंट है, मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट बेसिकली किसी लैटिट्यूड से गुजर रहा होगा, किसी लैटिट्यूड से गुजर रहा होगा। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर से ठीक ठाक दूरी पे है, तो मैं कहता हूँ उसे 50 डिग्री नॉर्थ। सो अब ध्यान रखिए, अगर ये अक्षांश 50 डिग्री नॉर्थ है तो ये थीटा जो होगा वो भी 50 डिग्री ही होगा। यही तो बात है। And basically latitude is nothing but the angular value of a point P with respect to the center of the earth। जो अक्षांशीय मान होता है वो बेसिकली किसी बिंदु का पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वही होता है। लैटिट्यूड इज नथिंग बट द एंगुलर वैल्यू। किस कोण की बात कर रहे हैं? जो पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। किन के बीच में? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरे और उस रेखा के बीच में जो गिवन पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर रही है। इसी कोण को बेसिकली आप लैटिट्यूड कहते हैं। इसको, ये कोण जो है वो बेसिकली लैटिट्यूड की वैल्यू होती है। सो अब आप इमेजिन कीजिए कि भाई अगर ये एक लैटिट्यूड है 50 डिग्री, तो इस पर नॉर्थ, तो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे सेंटर से फिक्स हो गए। कितने पर? 50 डिग्रीज पर। सो दिस इज बेसिकली द latitude is actually nothing but the angular value of a point with respect to the center of the earth. That's why latitude को किस में लिखा जा रहा है? डिग्री में। और हर लैटिट्यूड पर, राइट, हर लैटिट्यूड पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और हर लैटिट्यूड पर एक सर्कल होगा। डेफिनेटली 50 डिग्री नॉर्थ पर एक सर्कल होगा, कंप्लीट सर्कल। सो दैट्स वाई लैटिट्यूड को हम पैरेलल भी बोल देते हैं या सर्कल भी बोल देते हैं। सर तो मैंने बोला था कि लैटिट्यूड एक कंप्लीट सर्कल होता है, पूर्ण वृत्त होता है, ठीक है। सो लैटिट्यूड बेसिकली उस एंगुलर वैल्यू को कहते हैं और पैरेलल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, राइट, दे आर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स वाई दे आर नोन एज पैरेलल एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सर्कल। सो ये जो बेसिक एक डिफरेंस है वो डेफिनेटली आप दिमाग में रखिएगा। कभी कभी कुछ बड़े स्मार्ट क्वेश्चंस में छोटी छोटी बातें उस क्वेश्चन को गलत करा देती हैं, राइट। नाउ लैटिट्यूड के बाद अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं एंड वी मूव टू लॉन्गिट्यूड, राइट। लॉन्गिट्यूड बेसिकली वर्टिकल लाइंस को कहते हैं। लॉन्गिट्यूड जिसको हम मेरिडियन भी कहते हैं, जैसे लैटिट्यूड को पैरेलल बोला था, और इसको हिंदी में कहते हैं देशांतर। दे आर द वर्टिकल लाइंस, दे आर बेसिकली द वर्टिकल लाइंस जो एक पोल से शुरू होती है और दूसरी पोल पर खत्म हो जाती हैं। दिस इज योर साउथ पोल, दिस इज योर नॉर्थ पोल। तो एक तो ये पैरेलल नहीं है, दूसरा ये वर्टिकल है, और तीसरा ये कंप्लीट सर्कल नहीं है। ध्यान रखिए, लैटिट्यूड्स कंप्लीट सर्कल होते थे, पूर्ण वृत्त होते थे, ठीक है, जिनकी पेरिफेरी इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे घटती जा रही थी, छोटे होते जा रहे थे। बट लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट सेम कंप्लीट सर्कल्स। लॉन्गिट्यूड हाफ सर्कल है। जैसे अगर एक ये लॉन्गिट्यूड है तो इसके पीछे वाला दूसरा लॉन्गिट्यूड होगा, मतलब दो एग्जैक्टली ऑपोजिट लॉन्गिट्यूड मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग लॉन्गिट्यूड्स आर हाफ सर्कल्स, राइट। सो दिस इज सम बेसिक पॉइंट अबाउट द देशांतर और लॉन्गिट्यूड। नाउ सी, पृथ्वी पर फिर से अगर दो एग्जैक्टली उन लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो पृथ्वी फिर से दो भागों में बटेगी, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बट ये काम दो लॉन्गिट्यूड मिलकर करेंगे क्योंकि लॉन्गिट्यूड हाफ सर्कल है।
तो एग्जैक्टली वो दो लॉन्गिट्यूड, एक और एक ये वाला, जो पृथ्वी को फिर से 2 इक्वल हाफ में बांटते हैं, उनके भी 2 स्पेशल नाम होते हैं। एक को 0 डिग्री पे लिखा जाता है, एक को 180 डिग्रीज पे लिखा जाता है, राइट। उनके बारे में भी देखिए। ये जो 0 डिग्री पे लिखा जाता है, एक उसके एग्जैक्टली मतलब अगर ये 0 डिग्री वाला तो एग्जैक्टली उसके पीछे 180 वाला। सो दिस इज 180 डिग्रीज। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, इसी को आप प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या फिर इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। हिंदी में इसे 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। यहाँ पे शब्द ग्रीनविच का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है, लंदन के समीप एक जगह है यूके में। तो जब कंसेप्ट ऑफ टाइम को हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली तो ये चीज़ बीच में आएगी, इसका रेलिवेंस मैं आपको बताऊंगा। अभी 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच देशांतर भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एग्जैक्टली उसके पीछे वाला लाइन, ठीक है, दैट इज बेसिकली योर इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल या आईडीएल भी कहते हैं इसे, इन शॉर्ट फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका भी अपना एक खास सिग्निफिकेंस है। ये बेसिकली पैसिफिक ओशन से के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है, जो जिगजैग भी होती है बहुत जगहों पे, तो इसको मैं सेपरेटली डील करूँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी तो मेरे पास ग्लोब नहीं है, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी हैविंग वन। अभी आप सामने ग्लोब रख के इन चीज़ों को देखें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी, राइट। दैट इज़ 0 डिग्री मेरिडियन, राइट। जिसे प्राइम मेरिडियन मैंने अभी कहा, एग्जैक्टली उसके पीछे वाला 180 डिग्री मेरिडियन, राइट। सो इन सबको अगर आप ग्लोब पे देख पाएँ तो डेफिनेटली वो चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एटलस भी हो अगर आपके सामने तो डेफिनेटली इसे खोल के रखिएगा, राइट। आगे चल के डेफिनेटली जब मैं टेक्निकल बातों को बता दूंगा तो मैं सारे वैसे क्वेश्चंस भी आपके सामने हैंडल कर दूंगा कि भाई इक्वेटर किन देशों से गुजरता है, राइट। 0 डिग्री मेरिडियन या 180 डिग्री कहाँ से गुजरता है, तो कभी कभी कंट्रीज पूछ दिए जाते हैं। तो पहले इनके बारे में जो बेसिक डिटेलिंग है, जो टेक्निकल बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें, वो बता देता हूँ। फिर डेफिनेटली जब ये एंड हो रहा होगा तो वैसी कुछ फैक्चुअल बातें मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। सो देशांतर में ये 2 महत्वपूर्ण देशांतर हैं जो आपके सामने हैं। क्या महत्व है इनका, राइट, वो जब इन्हें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, राइट। नाउ सी, देशांतरों की अगर हम बात करें तो फिर इनको भी डिग्री में लिखा जा रहा है। डिग्री में लिखने का मतलब है कि इनका भी कोई संबंध एंगल से है। सो क्या है सो सी, जैसे अगर मान लीजिए सपोज कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, तो डेफिनेटली कोई ना कोई देशांतर यहाँ से गुजर रहा होगा। अब ये पॉइंट P है, कोई ना कोई देशांतर यहाँ से गुजर रहा होगा। एंड दिस इज योर 0 डिग्री मेरिडियन, ये आपका 0 डिग्री मेरिडियन है। दिस इज योर 0 डिग्री, दैट इज प्राइम मेरिडियन। सो होता क्या है कि प्राइम मेरिडियन, यहाँ से देखिएगा, प्राइम मेरिडियन से एक प्लेन हम इमेजिन करें लाइक दिस, और ये जो पॉइंट है यहाँ से अगर हम एक प्लेन इमेजिन करें लाइक दिस, तो उनके बीच जो एंगल बनता है बेसिकली, इसको 2 डायमेंशनली दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देशांतर जो पॉइंट है वहाँ से एक प्लेन को आप उसका प्रोजेक्शन इमेजिन करें, तो उनके बीच जो एंगल बनता है दैट इज बेसिकली द एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो रिटन इन द। सो आप दिमाग में ये रखिएगा कि बेसिकली ये कौन से एंगल को मेजर कर रहे हैं, राइट। जैसे लैटिट्यूड के केस में भी वो कौन सा एंगल था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लॉन्गिट्यूड के केस में भी कौन सा एंगल था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो यू कीप इन माइंड कि वो कौन सा एंगल है जिनसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बेसिक रिलेशन है, राइट। सो इसलिए उन्हें डिग्री में मेजर किया जाता है, राइट। और कुछ बेसिक बातें हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जो मैंने आपको बताई, राइट। So using these 2 lines, that is imaginary lines, that is latitude and longitude, right, इन्हीं 2 रेखाओं के आधार पे फाइनली किसी पॉइंट की ज्योग्राफिकल पोजीशन को आप अर्थ पे फिक्स करते हैं। सिंपलिस्टिकली इसे देख सकते हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि भाई एक पॉइंट है, तो डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई लैटिट्यूड गुजर रहा होगा लाइक दिस, और यहाँ से कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड गुजर रहा होगा समथिंग लाइक दिस। सो अगर ये पॉइंट P है तो लैटिट्यूड मान लीजिए इक्वेटर के ऊपर है तो इसे लिखते हैं 20 डिग्री नॉर्थ, और ये 0 डिग्री के ईस्ट में है तो इसे आप लिखते हैं लाइक सपोज इसे लिखते हैं 30 डिग्री ईस्ट। तो फिर इस पॉइंट को आप ज्योग्राफिकली कैसे लिख सकते हैं,
20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट। अब ये फिक्स है कि ये जो पॉइंट है वो बेसिकली इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही होगा, और वो डेफिनेटली अर्थ पर एक यूनिक पॉइंट होगा। सो इसी दो इमेजिनरी लाइंस के कंसेप्ट को हर नेविगेशन सिस्टम यूज़ करता है, चाहे वो कॉकपिट हो एरोप्लेन का जो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स अपने कंट्रोल सेंटर्स को बताता है, राइट, या फिर वो मिलिट्री की सैटेलाइट टॉक्स हो जिसमें अपने वो पोजीशंस बताते हैं, तो बेसिकली वो अपने ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, या फिर वो अमेरिका का जीपीएस हो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो हमारे ज्योग्राफिकल पोजीशंस के आधार पर हमें नेविगेट करता है कि वही आपके फ़ोन का जीपीएस जो आपको आगे से दाएं और पीछे से बाएं कहने के लिए बताता है कि भाई यहाँ जाइए वहाँ जाइए। दैट मीन्स व्हाट, समवन इज लुकिंग एट यू, दे आर नथिंग बट द सैटेलाइट्स। सो जीपीएस बेसिकली ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के, इसलिए ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स जो आर्मी की का जो कम्युनिकेशन है, जो एयरफोर्स का या जो एरोप्लेन्स का जो कम्युनिकेशन है, उसमें सब में इन्हीं ज्योग्राफिकल पोजीशंस के आधार पर कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जाता है। दैट इज नथिंग बट राइट द कंसेप्ट रिलेटेड टू टू इमेजिनरी लाइंस, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो अब ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जो इनके बारे में मैंने आपको बताई। अब इससे जुड़ी कुछ और टेक्निकल बातें लाइक कंसेप्ट ऑफ टाइम, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ सीजन्स, डे नाइट, सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स, इन सब को लेके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, study well and good luck. And yes, do take care of yourself from this corona. It's seriously turning out to be a disaster in the country. So definitely it's your national responsibility, right, to protect your body, right, from this disease, because then only you can contribute towards this process of nation making. So take care of this thing. Good luck.